प्रदेश में कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो आंकड़े में कमी जरूर आई है। लेकिन यह भी देखने को मिल रहा है कि जो कोरोना संक्रमित शहरों में ज़्यादा मिल रहे थे, अब वो गाँव कस्बों तक पहुँच गए हैं, मतलब कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच गए हैं। अगर बात की जाए इसको लेकर क्या तैयारियाँ, किस तरह से इससे निपटा जाएगा, हमारे साथ मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी। आपका ईटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो शहरों में संक्रमित निकल रहे थे, अब गाँव और कस्बों में बहुत ज़्यादा है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? जो शहरों के संपर्क में आए और अब जाके गांवों में उन्होंने वो संक्रमण पहुंचा दिया है और उनके माध्यम से और लोगों को हो रहा है। यही कारण है उसका। बाहर से आने वालों का भी लगातार जांच का सिलसिला चल रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, 3%, 4%, 5% इस प्रकार से आ रहे हैं, लेकिन उनको भी चिन्हांकित किया जा रहा है। और बड़ी चिंता शुरू से यही रही है कि गांव में अगर ये फैलेगा तो बड़ी दिक्कत ना आए। तो गांव को जागरूक करना, उसमें कंटेनमेंट जोन बनाना, शादी ब्याह इत्यादि ये हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, ये एक बड़ा कारण बना है कि गांवों में शादी या सामाजिक गतिविधियों में जुड़ने के कारण बहुत कोरोना फैला। अच्छा, बात की जाए पहला वेब निकल गया, उस समय भी आपने कहा था कि लाखों मरीज संक्रमित होंगे, लेकिन उस समय आपकी बात को शायद ध्यान नहीं दिया गया, तो लोग बोल रहे थे हवा हवाई बातें हैं। उसके बाद सेकंड वेव आया, उसको लेकर भी तैयारी राज्य सरकार के द्वारा भी की गई, केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बावजूद इससे निपटने में हम लोग काफ़ी हद तक उस तरह से तैयार नहीं थे जैसा होना था। अब तीसरी वेब आ रही है, तीसरी वेब को लेकर भी किस तरह की तैयारी है, क्योंकि बहुत खतरनाक वेब आने वाली है, ऐसी जानकारी है। सबसे ज्यादा दिक्कत अगर आई किसी स्थान की उपचार के लिए तो आईसीयू के बिस्तरों की थी। आज प्रेशर भले ही थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आज भी आईसीयू के बिस्तरों के लिए अगर पेशेंट आते हैं तो आईसीयू बिस्तर बड़ी दिक्कत से मिलते हैं। तो जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जब घट जाती है बीमारी तो वो आईसीयू के बिस्तर खाली रहते हैं। तो ये लगता है कि अरे ये तो खाली है, जरूरत नहीं है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा संक्रमण का स्वरूप सामने आएगा। 4 गुना से ज्यादा मरीज आएगा ये तो मालूम था, तीसरा वेव भी आएगा ये भी मालूम है। अब वो मान लीजिए 10 गुना आ गया तो फिर तैयारी पूरी नहीं रहेगी। तो 10 गुने के लिए तो तैयारी नहीं, पर ये 4 गुना जो आया, कम से कम इसकी तैयारी तो होनी चाहिए कि इतना अगर संक्रमण होता है और समय पे बाकी जो निर्णय लेने हैं लॉकडाउन इत्यादि के। अभी हम लोगों ने ये भी देखा कि लॉकडाउन का अंततः प्रभाव पड़ा, तो एक सही समय पे लॉकडाउन अगर लगा दिया जाए तो वो भी काम आएगा। अभी तक फर्स्ट वेब में जो थे बुजुर्ग लोग इससे ज़्यादा संक्रमित हुए, उनकी डेथ की संख्या ज़्यादा रही। सेकंड वेब की बात की जाए तो युवा वर्ग भी इससे अछूता नहीं रहा और युवा वर्ग की बहुत ज़्यादा संख्या में डेथ हुई है। अब जो तीसरी वेब को लेकर कहा जा रहा है कि बच्चे इससे ज़्यादा संक्रमित होंगे, तो बच्चों को बचाने के लिए किस तरह की तैयारी, किस तरह के डॉक्टर हैं, और साथ ही यह भी कहा जाए कि जो पिछले 2 वेब में थे बच्चों के आंकड़े सरकार ने जारी नहीं किए, इतने संक्रमित हुए, इतने बच्चों की मौतें हुई हैं। तो थर्ड वेब को लेकर बच्चों को बचाने की किस तरह की रणनीति आपकी? आंकड़े तो हैं, किस वर्ग के, किस उम्र के कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने महिला, कितने पुरुष, वो सारे आंकड़े हैं। होगा, मैं आपको उपलब्ध भी करा दूंगा। और ये सही है कि पहले दौर में कम उम्र के बच्चों में इसका प्रभाव नहीं के बराबर दिख रहा था, लेकिन दूसरे दौर में बच्चे भी संक्रमित हुए हैं। इसका राज्य स्तर पे एक टास्क फोर्स का गठन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है कि खास करके पीडियाट्रिक केयर के लिए जो बच्चे आ भी रहे थे तो उनके लिए वेंटिलेटर अलग प्रकार के, व्यवस्था अलग प्रकार की होती है, और उपचार उनके लिए कैसा करना, जो बड़े व्यक्तियों के लिए दवाई का मात्रा है, बच्चों के लिए कैसी मात्रा देना, तो वो है व्यवस्था। लेकिन अलग से कार्य योजना बना के एक टास्क फोर्स का जो गठन होना है, वो टास्क फोर्स को सक्रिय करके पीडियाट्रिक केयर के लिए कोविड और कोविड से उभरने के बाद बच्चों की देखभाल कैसे करनी, इसके लिए भी योजना बन रही है। छत्तीसगढ़ की आबादी की बात किया, दूसरे राज्यों की अपेक्षा बहुत कम आबादी, उतनी आबादी नहीं है। लेकिन अगर केस की बात की जाए तो अन्य राज्यों में जो टॉप 10 में या टॉप 5 में उधर पहुंच रहा है, तो क्या मानते हैं राज्य सरकार कहीं चूक रही व्यवस्थाओं को लेकर? चूकने का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ये संख्या बहुत ज्यादा आई। इतनी संख्या की उम्मीद किसी को नहीं थी। 17,000 तक एक दिन में पॉजिटिव संख्या लोगों की गई। ये हम लोगों के अनुमान के बाहर था। आएगा वेव, ये तो मालूम था, लेकिन इतना बड़ा वेव कहीं ना आएगा। कहीं चूक गए, जिस तरह आबादी आबादी दूसरे राज्यों में, पर उतने आंकड़े नहीं निकले, या फिर यहाँ ईमानदारी से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में आंकड़े नहीं पेश किए जा रहे? अब मैं ये तो नहीं कह सकता, हम लोगों ने प्रयास यही किया है कि चाहे देर से भी अगर मृत्यु के आंकड़े आते हैं तो 1 महीने बाद भी हमको चढ़ाना है तो हमने चढ़ाने में परहेज नहीं किया। अगर ये जानकारी लगती है कि नहीं वाकई में कोरोना से मृत्यु हुई थी
और किसी कारण से वो उस दिन नहीं चढ़ाया। जो रिपोर्ट हर दिन आती है उसमें किसी कारण से नहीं चढ़ा। तो लगातार ये हम लोग उसको जोड़ते चले गए हैं और अभी जो संख्या बढ़ी हुई दिख रही है, इसमें यह भी संभव है कि जो और पहले के दिनों के केस छूट गए थे वो हम जोड़ते जा रहे हैं। तो जो वास्तविक संख्या 200 से ऊपर की दिख रही है, हो सकता है उस दिन की संख्या कम हो, लेकिन पुराने जो अगर केस जिनका रिपोर्ट आ जाता है कि हाँ नहीं ये मृत्यु कोरोना से हुई है, उनको हम जोड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये बात भी देखना है, कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, इसको मिलकर सभी राजनीतिक दल को एक मंच पे आके काम करना था। लेकिन अभी बात की जाए केंद्र सरकार राज्य सरकार में काफ़ी दूरियां हैं, संसाधनों की बात की जाए, फंड को लेकर हो तो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। तो इसको लेकर क्या किस रूप में देखते हैं और इसको आगे क्या हल हो सकता है इसका? इसमें पहल केंद्र सरकार ने ही शुरू में की। राष्ट्रीय स्तर की अगर आपदा है तो स्वाभाविक है कि वो इकाई केंद्र सरकार ही होगी। माध्यम राज्य सरकारें रहेंगी। तो जब केंद्र सरकार को निर्णय लेने हैं, संसाधन है वो किसी राज्य में नहीं है। इंजेक्शन है तो किसी राज्य में बन रहा है, दूसरे राज्य में नहीं बन रहा है। पीपी किट है किसी राज्य में बन रहा है, किसी राज्य में नहीं बन रहा है। ऑक्सीजन है किसी राज्य में उसका निर्माण हो रहा है, किसी राज्य में नहीं है। तो एक राज्य और दूसरे राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, इनको अगर डिस्ट्रीब्यूशन इसका, वितरण इसका हमको सुनिश्चित करना है न्यायोचित तरीके से, तो वो केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसीलिए बड़े आपदा के समय में केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। वो आगे आई, उन्होंने जो कदम लिए, हो सकता है उस हर कदम से हम सहमत ना हो, लेकिन करना तो केंद्र सरकार को ही चाहिए। आप लोगों के आरोप हमेशा रहा है कि जो दूसरे राज्य हैं बीजेपी शासित, वहाँ ज़्यादा सहयोग कर रही केंद्र सरकार, और जो कांग्रेस शासित राज्य है उनको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। ये कुछ राज्यों ने इस बात को कहा। ये सही है कि कुछ राज्यों ने कहा कि टीकाकरण के अनुपात को ही अगर आप देख लें तो किस राज्य की आबादी कितनी है और टीके कितने मिले हैं। मान लीजिए गुजरात और महाराष्ट्र की ये बात चली आ रही थी लगातार कि गुजरात की आबादी कितनी है और उनको कितने टीके मिले, महाराष्ट्र की आबादी कितनी है, उनको कितने टीके मिले। तो गुजरात को ज्यादा मिले, महाराष्ट्र को कम मिले। तो ये नहीं होना चाहिए और यही जिम्मेदारी होती है केंद्र की सरकार की या बड़े भाई की कि पूरे परिवार को एक नजर से देख के चलाए। अच्छा, राज्य की बात की, राज्य में मुख्यमंत्री और आप लोग हमेशा निर्णय लेते रहे स्वास्थ्य विभाग को लेकर, लेकिन कई बार ऐसा निर्णय है कि आपकी बात आपको पत्र लिखकर भी उनको मांग करनी पड़ेगी, ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कोरोना से निपटने के लिए। क्या लगता है कि डायरेक्ट बातचीत नहीं हो पा रही है, पत्र का माध्यम लिया जा रहा है? दोनों चीज रहता है। कई बार ये है कि बात हो भी रही है, लेकिन अगर उसको ऑन रिकॉर्ड लाना है, कोई व्यवस्थाएं हैं, बात तो हवाई फिर हो जाता है कि चर्चा हुई। ऑन रिकॉर्ड भी रहना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग ने ये पहल की, तो उस बाबत वो नहीं भी करें तो भी बात होती है, और करें तो रिकॉर्ड में भी चीजें आनी चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आखिर सरकार में जो निर्णय होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइलों के माध्यम से होते हैं। अभी भी आज नीति बनी तो फाइल के माध्यम से गई, अधिकारियों की समिति के बाद विभाग के सचिव जी ने मंत्री के पास भेजा, मंत्री ने उसको दस्तखत करके आगे भेजा, मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा, फिर निर्णय होता है। तो कागज पे तो सब काम होता ही है। कोई चीज जो कागज पे नहीं आई उस समय तक के लिए और उस पर तत्काल निर्णय लेना है तो उसको कागज पे भी हम लोग फिर ले लेते हैं। अच्छा, तो तीसरे वेब को लेकर क्या क्या सुझाव दिए गए और किस तरह से आप लोग मानते हैं, सुझाव भी दिए, क्या तैयारी है अंतिम बार? तीसरे वेव के लिए कमी किस चीज की है? एक, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो, हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है, उसका प्रबंधन करना है। हम अभी दौड़ रहे हैं सिलेंडरों के लिए, हम दौड़ रहे हैं ऑक्सीजन फ्लो मीटरों के लिए, हम दौड़ रहे हैं छोटे सिलेंडरों के लिए, हम दौड़ रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। व्यवस्था हो रही है, एक आध दो दिन आगे पीछे भले रहा होगा, लेकिन व्यवस्था हो रही है। तो अब हमको मालूम है कि कहां पर क्या कितना होना। तो एन मौका आए तो सिलेंडर के लिए नहीं जाना। ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल ग्रेड का भी बनता है, मेडिकल ग्रेड का भी बनता है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ज्यादा प्योरिटी का रहता है। तो ये शुरू से ही अब मालूम है कि हमको मेडिकल ग्रेड का ऑक्सीजन लगता है। तो जैसे ही संख्या हमारी बढ़ने लगी, वो प्लांट्स को बोल देना कि भाई आप मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन तैयार रखिए, कि ये मारामारी फिर लास्ट मिनट पे ना हो। हालांकि यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं गई, काफी समय पहले ही हम लोगों ने भी बोल दिया था, मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया था कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन आप बनाइए, उनको जो भी अनुमति लगती है वो सब कर दिया था। आईसीयू के बिस्तर, आज अगर आपने आईसीयू के बिस्तर तैयार नहीं रखे तो वेव आएगा, उस समय एक दिन में तो बिस्तर तैयार होते नहीं। उसको खरीदना, उसके लिए बजट करना, उसको ऑर्डर देना, उसके कमरों को बनाना, 3 हफ्ते 4 हफ्ते, महीना 1.5 महीना, अगर नई बिल्डिंग बनानी पड़े तो और ज्यादा समय, 6 महीना कम से कम लगेगा। जो आपके पास बिल्डिंग उपलब्ध है उसी में आईसीयू बनाना तो थोड़ा कम समय लगेगा। तो इसको आज आपने नहीं किया
और जब वेव आएगा तब फिर आप सोचिएगा कि अब हमारे पास कमी है, तो फिर नागरिकों को बड़ी दिक्कत होती है। प्राइवेट अस्पतालों पे भी नियंत्रण खो दिया है सरकार ने, सब मनमाने रेट, आपने भले रेट जारी किए लेकिन उसके बावजूद पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं कई जगहों पे। हालांकि उस समय परिस्थिति ऐसी होती है कि उपचार के लिए पैसे देना है तो मजबूरी में लोग देते हैं और शिकायत में लंबा समय निकल जाता है। निजी अस्पताल सीधे सरकार के कंट्रोल में तो हैं ही नहीं। और देखिए, यही एक प्रमुख कारण है कि मैं बार बार यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करता हूँ। ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है? वही चीज है कि जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं या स्वास्थ्य के उपचार की परिस्थितियां आती हैं, तो ये स्थिति ना रहे कि सरकार के पास नागरिकों को निशुल्क उपलब्ध कराने के लिए नहीं है और निजी क्षेत्र में जहां जा रहे हैं, कुछ निजी क्षेत्र के अस्पताल शोषण कर रहे हों। तो ऐसी बात उस समय आती है। ये लंबे एक नीति का विषय है कि आपको इतनी व्यवस्था सरकारी तंत्र में रखनी चाहिए। जो टर्शरी केयर है, एक्सपर्ट जहां रहते हैं, मान लीजिए 2 ऑपरेशन साल में होने, तो उसके लिए आप अस्पताल, सरकार तो पब्लिक पैसे से नहीं बनाएगी। वहाँ निजी अस्पताल है तो आप निजी अस्पताल में जाके उसका उपचार करा लीजिए। रेटों का नियंत्रण कठिन हो जाता है। ये एक ऐसी डीजल पेट्रोल है, उसका तो आपने नियंत्रण कर लिया, लेकिन डॉक्टरों के अस्पतालों का जहाँ जीना मरने का सवाल रहता है, वो कहीं कुछ हो गया, उन्हें अस्पताल बंद कर दिया, पता चला कि वो मर गए पेशेंट क्या आप तो रेट तय कर रहे थे, बड़ा बड़ा दिक्कत जाता है। तो सही में देख रेख में तो वो हैं, लेकिन पूरे नियंत्रण में ये निजी अस्पताल कभी नहीं रहते। अच्छा, दवाई और ऑक्सीजन की कालाबाजारी बहुत भयानक हुई इस दौरान, उस पर भी नियंत्रण नहीं रहा सरकार का। जब भी कोई वस्तु कम होती है, कालाबाजारी कौन करता है? मैं आप ही करते हैं। जिसको हम मानव समाज कहते हैं, वो हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारी पहचान का व्यक्ति है जो कालाबाजारी करता है। दूसरा, जैसे ही स्थिति की जानकारी लगी तो सरकार ने भी अपने तरफ से भरसक प्रयास किया। कार्रवाई करना एक बात, दूसरा उस चीज की पूर्ति करना। आज रेमडेसिविर की कोई बात नहीं कर रहा, जो उस समय बात हो रही थी, एक शॉर्टेज बन गई, जो उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, वहां भी लोग लेने लग गए। एक भगदड़ मच गया कि रेमडेसिविर करके मार्केटिंग की जा रही है इस उस समय तो उसकी जरूरत नहीं होते हुए भी हर व्यक्ति के मन में ये बात आ गई थी कि रेमडेसिविर। अब रेमडेसिविर की पर्याप्त व्यवस्था हो गया, वो बात नहीं आ रही। कल के दिन कोई दूसरी वस्तु शॉर्ट सप्लाई में रहती है, उसका निर्माण नहीं हो रहा, वहाँ कालाबाजारी की बात आ जाती है। और वैक्सीन में देखिए कम है, लेकिन कालाबाजारी की बात नहीं आ रही क्योंकि अब मार्केट में है ही नहीं। वो सीधे गवर्नमेंट के पास आएगा, उसको भी आप प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दीजिएगा तो वहाँ भी होगा। कल के दिन तो आप देखिएगा वहाँ भी यही होगा। अच्छा, अंतिम में आप प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कोरोना को लेकर? पूरी सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना हमारे बीच से जाने वाला नहीं है। ये हमारे बीच में रहेगा जैसे सर्दी खांसी रहती है। दूसरा, इसको कोई बहुत भयावह बीमारी के रूप में मत देखिए। आप उसको सामान्य अन्य बीमारियां जैसी रहती हैं उसी रूप में इसको देखिए कि गंभीर बीमारियां भी रहती हैं। आखिर पल्स पोलियो का हम टीका तो ले ही रहे हैं। पल्स पोलियो की कीटाणु हमारे बीच में विद्यमान होंगे तब तो हम लेते हैं। चेचक का टीका हम ले ही रहे हैं। तो ये छोटी बड़ी बीमारियां, सर्दी खांसी होती ही है, बार बार होती है। आपका स्वाइन फ्लू की बात आती है, आखिर स्वाइन फ्लू है ही हमारे बीच में, बर्ड फ्लू है ही है हमारे बीच में। उसके साथ रहना हमको केवल सीखना है और ये समझना है कि कोई ऐसी स्थिति इसमें नहीं है कि सर्वनाश होने वाला है। हमको परेशान कर सकता है, गंभीर रूप से भी कुछ लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो अब बच के रहना। पहले हम एक मास्क पहन के बाहर जा रहे थे, नए प्रकार के म्यूटेशन होते जा रहे हैं वायरस में, जो वायरस का स्वरूप है ये होते रहेंगे। हर आने वाले समय में ये वायरस बदलता रहेगा, ना जाने कौन सा घातक, ज्यादा घातक, मारक क्षमता का वायरस का स्वरूप सामने आ जाए, क्योंकि ये तो चेंज होते रहेगा वायरस। तो सिंगल मास्क की जगह डबल मास्क पहन के बाहर जाइए। तो ये जो सावधानियां अगर हम बरतते रहेंगे तो अपना बचाव भी पूरा रहेगा। सरकार को अपने तरफ से प्रबंधन करना है, नागरिकों को अपने तरफ से व्यवहार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ईटीवी से बात की, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। तो ये थे टीएस बाबा, जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधित जो जानकारियां थी और तीसरे वेब को लेकर क्या तैयारी की गई, लोगों को इस तरह से महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।